प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले चर्चाओं में, पिछले व्याख्यानों में हमने नाटक पर चर्चा की थी। नाटक क्या है, उसका स्वरूप क्या है, नाटक के भेद क्या हैं, नाटकों की विशेषताएं क्या रही, विकास के साथ साथ उनमें क्या परिवर्तन आता रहा, वो पूरा अध्ययन हमने किया। अब हम नाटक का ही एक दूसरा रूप, जिसे हम एकांकी के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो बात आनी चाहिए वो ये है कि एकांकी जिसे हम कहते हैं वो नाटक से अलग कैसे है, और यदि अलग है तो उसका स्वरूप क्या है। और स्वरूप हम तभी तय कर सकेंगे जब उसकी परिभाषा को हम जानें। इसलिए सबसे पहले हम एकांकी क्या है, इसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसे जानेंगे। निश्चित तौर पर एकांकी नाटक का एक छोटा रूप है, तो वही चीज़ हमें परिभाषा में भी झलकेगी। जैसे नाटक बड़ा होता है, नाटक में बहुत सी विषय वस्तु को, बहुत बड़े हिस्से को शामिल किया जाता है, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल होता है। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसमें आएगा कि संक्षिप्त या छोटे रूप में या एक ही जीवन का कोई अंग विशेष शामिल किया जाता है, उसे एकांकी कहते हैं। तो एकांकी की परिभाषा भी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग दी गई हैं। उनमें से हम 3 जो विद्वान हमारे हुए हैं उनकी परिभाषाओं को यहाँ इस व्याख्यान में हम लेंगे। एक तो सद्गुरु शरण जो है उनकी परिभाषा को लेंगे, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा को लेंगे, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र एक मानव हस्ताक्षर हैं, और प्रमुख एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम भी शामिल है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी के बारे में क्या समझते हैं वो जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये 3, इनके अलावा और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन वो आप जब पढ़ें, पुस्तक लेकर के पढ़ें, तो उसमें विस्तार से जानिए। हम अभी सिर्फ इसका स्वरूप जानने के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि इन्होंने एकांकी को किस तरह परिभाषित किया है। सबसे पहला हम लेंगे डॉक्टर सद्गुरु शरण ने एकांकी को किस तरह से परिभाषित किया था। इनके अनुसार एकांकी का एक सुनिश्चित एवं सुकल्पित लक्ष्य होता है। एकांकी का एक सुनिश्चित एवं सुलक्षित, सुकल्पित लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक घटना, एक परिस्थिति या एक समस्या प्रबल होती है। इसके साथ उसके रूप में उदात्तता एवं उत्कर्षता सर्वत्र बिखरी होती है या बिखरी रहती है। तो ये परिभाषा सद्गुरु शरण द्वारा दी गई। इसमें हम एक एक चीज़ को लेते देखेंगे कि इस एकांकी की परिभाषा में कौन कौन सी बातें प्रमुख है, जिससे कि हम इस एकांकी की परिभाषा को समझ लें। देखिए, एकांकी लिखा है, इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें अंक 1 होता है या 2 होते हैं या 20 होते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एकांकी का एक सुनिश्चित और सुकल्पित लक्ष्य होता है। इन्होंने एक क्या बताया है, लक्ष्य बताया है, न कि एक अंक बताया है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसमें केवल एक घटना या एक परिस्थिति या एक समस्या प्रबल रूप से ली जाती है। और इसके साथ साथ इसमें 2 खासियत और होती है कि उदात्तता और उत्कर्षता
पूरी एकांकी में आपको सर्वत्र दिखाई दे देती है। तो अब हम इस परिभाषा को समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी, थोड़ी सी याद रख लें। अगली परिभाषा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र क्या कहते हैं कि एकांकी में जीवन का एक पहलू, एकांकी में जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण मिलता है, उसके लिए एकता एवं एकाग्रता, उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य होती है। अब देखिए, एक शब्द पे इन्होंने भी जोर दिया है कि जो भी चीज काम में ली है, जो भी शब्द इन्होंने काम में लिया है, उन सब के लिए एक शब्द का, हालांकि अंक शब्द का जिसमें की नाम है एकांकी, अर्थात जिसमें एक अंक होता है, उसको इन्होंने भी नहीं छुआ है। तो हम इन परिभाषाओं के साथ एक चीज जोड़ सकते हैं कि एक अंक की वह रचना। तो हम देखेंगे कि इन्होंने किन किन चीजों को छुआ है अपनी एकांकी में, कि एकांकी में जीवन का कोई एक पहलू। दूसरी चीज जो इन्होंने कही है, कोई एक महत्वपूर्ण घटना या कोई एक महत्वपूर्ण परिस्थिति या कोई एक उद्दीप्त क्षण। समस्त क्षण नहीं, पूरा जीवन नहीं, कोई एक उद्दीप्त क्षण जिसमें कि एकता एवं एकाग्रता की आवश्यकता रहती है। इनके अनुसार यदि एकता और एकाग्रता किसी एक पहलू में नहीं है, किसी एक घटना विशेष में नहीं है, तो वह एकांकी नहीं हो सकती, या अच्छी एकांकी नहीं हो सकती। तीसरी परिभाषा जो हम लेंगे वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये एक बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य में, और इनकी एकांकियाँ खूब पढ़ी गई हैं, खूब पसंद भी की गई है। तो ये क्या कहते हैं एकांकी की परिभाषा के संबंध में? ये कहते हैं कि एकांकी में किसी एक प्रमुख घटना, एकांकी में किसी एक प्रमुख घटना या परिस्थिति से संबंधित या परिस्थिति से संबंधित एक संवेदना होती है, एक संवेदना होती है। उस संवेदना का विकास कौतूहलपूर्ण नाटकीय शैली में होता है। अब ऊपर से यहाँ कहाँ अलग मिलता है? ऊपर दोनों परिभाषाओं में जहाँ पहले घटना और परिस्थिति को सीधा अपने सामने एकांकी की परिभाषा के अंतर्गत रखने की कोशिश की है, तो इन्होंने घटना या परिस्थिति के साथ एक चीज और जोड़ी है। वो क्या है कि सीधी घटना या परिस्थिति नहीं, बल्कि उनसे संबंधित संवेदना या संवेदना होती है, और उसके साथ साथ उस संवेदना का विकास होता है। और वो विकास भी किस तरह से? सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि कौतूहलपूर्ण और नाटकीय शैली में होता है। खास बात क्या है? कोई एक घटना या एक परिस्थिति, और फिर कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसके लिए हर व्यक्ति के मन में एक संवेदना होती है। वो संवेदना है, और उस संवेदना का फिर विकास है। घटना में परिस्थितियों के अनुसार संवेदनाओं का विकास ऊपर या नीचे की तरफ होता रहता है। और वह विकास किस तरह से? एक तो सामान्य तरीके से जैसे हम जी रहे हैं वैसे होता है, लेकिन वही जब हम साहित्य में लाते हैं, नाटक या एकांकी के अंतर्गत लाते हैं, तो उनका विकास सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि कौतूहलपूर्ण और नाटकीय शैली में होता है। तो ये तीन परिभाषाएं हमने प्रमुख तौर पर देखी, जिससे कि एकांकी का एक स्वरूप उभर करके हम सब के सामने आ जाता है कि एकांकी छोटी होती है, एक अंक की होती है, और उसमें जीवन का
बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बल्कि कोई एक हिस्सा, एक घटना, एक परिस्थिति या एक समस्या इसके अंतर्गत ली जाती है और उसको बहुत ही एकाग्रता, एकता, अनिवार्यता, उत्कृष्टता, उदात्तता एवं कौतूहलपूर्ण तथा नाटकीय तरीके से विकसित किया जाता है, तो वहाँ वो रचना एकांकी हो जाती है। ये हमने जान लिया है। अब है कि जब हमने परिभाषा का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो ये आता है कि एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं। हमने नाटक के तत्व पढ़े, लगभग वही तत्व एकांकी के भी होते हैं, इसलिए हम इनका बहुत ज़्यादा विस्तार से यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम प्रत्येक तत्व के बारे में यहाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आप ध्यान से सुनिए। पहला तत्व एकांकी का होता है कथानक, दूसरा होता है चरित्र चित्रण, तीसरा हो सकता है कथोपकथन या संवाद, चौथा होता है देश काल अथवा वातावरण, पांचवा होता है अभिनयशीलता या अभिनय, छठा होता है रंगमंच निर्देश। ये नाटक में नहीं था, इसमें दिया गया है, हालांकि वो नाटक में भी हम रख सकते हैं। सातवां है भाषा शैली, आठवां है उद्देश्य और नवां है संकलन त्रय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी एकांकी में 9 तत्व माने जा सकते हैं। अपने अपने विचारों के अनुसार इसमें एक का तत्व कम अधिक हम रख सकते हैं। सबसे पहले हम कथानक पे आते हैं। नाटक के अंतर्गत भी हम कथानक में जान चुके हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। उसी तरह से यहाँ मूलतः तो 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन फिर भी इसको हम 5 अवस्थाओं के अंतर्गत बांट के चलते हैं। सबसे पहली अवस्था है कथानक का प्रारंभ, जिसमें कहानी का बड़े रुचिकर तरीके से प्रारंभ किया जाता है, जिसमें कि पाठक की रुचि या देखने वाले की रुचि उस एकांकी में बन जाए। इतना आकर्षक वो निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरा है विकास। घटनाक्रम के माध्यम से, भावों के उत्कर्ष के माध्यम से जो बात एकांकीकार कहना चाहता है, जो कहानी साथ लेकर चलता है, उसका विकास होता है। जिस उद्देश्य को लेकर के वो चलता है, उस उद्देश्य की तरफ कहानी, इस एकांकी के कथानक का विकास होता है।